मैं आप लोगों को क्लास 8 का साइंस पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिए, चैप्टर का नाम है जैव विविधता। क्या नाम है? जैव विविधता, समझे ना। क्लास 8 का साइंस और चैप्टर 12 है। चैप्टर कितना है? 12। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 11 तक के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको मैंने बता दिया, समझे ना। अब देखिए, हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। बीच वाला टॉपिक आप खुद से भरिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, समझे ना। आज इसके क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू रे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, समझे ना। और मैं बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए। वहाँ पर आप PDF के लिए मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। आइए आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, समझे। चैप्टर 12 का पहला कहता है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? कहा जाता है तो आप कहिएगा जैव विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता। अब कहता है कि अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, मतलब क्या मना है? कि जहाँ अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान में आप क्या नहीं कर सकते? मतलब उस जगह पर आप कृषि भी नहीं कर सकते हैं, चारागाह भी नहीं कर सकते, मतलब गाय भैंस को चरा भी नहीं सकते हैं, शिकार भी नहीं कर सकते। ये तीनों हो गया तो डी नंबर में क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर कहता है कि निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? देखिए, विलुप्त कौन होते जा रहे हैं? विलुप्त नहीं हुआ, लेकिन विलुप्त के कगार पर खड़ा है। देखिए, बाघ भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, गेंडा भी विलुप्त हो रहे हैं, और ब्लू व्हेल है जो वो भी विलुप्त हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उपयुक्त क्या हो जाएगा? इसका भी सभी हो जाएगा। फिर कहता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या था? आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना वो डॉल्फिन है। कौन सा है? डॉल्फिन है, समझे ना। अब आइए अगला देखते हैं। कहता है कि कांवर पक्षी विहार कहता है, कांवर पक्षी विहार में स्थित है, मतलब कांवर पक्षी विहार कौन जिला में स्थित है? तो कहिएगा बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। हम लोग के थोड़ा नज़दीक पड़ता है, हम लोग घूमने के लिए भी गए हैं, समझे ना। अब देखिए अगला। कहता है कि डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कहता है देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, समझे, जो उत्तराखंड में है। अगला कहता है कि संकटापन्न प्रजातियों की सूची अभिलेख डैश पुस्तक में तैयार होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड डाटा बुक में तैयार होती है। कौन सी बुक में तैयार होती है? रेड डाटा बुक में तैयार होती है। अगला कहता है प्रवासी पक्षी जो होते हैं सुदूर क्षेत्रों में डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो मौसम या जलवायु हो जाएगा। जलवायु भी बहुत किताब देखिएगा, बहुत जगह मौसम भी देखिएगा, तो इसमें मौसम और या जलवायु भर सकते हैं। कहता है कि फर्न शैवाल जिंको साइकाइड आदि डैश पौधे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आदि जो है ना ये जंगली पौधे हैं, या इसको आप कह सकते हैं विलुप्त पौधे हैं। क्या है? आप इसको कह सकते हैं विलुप्त पौधे हैं या जंगली पौधे हैं। अब आइए देखिए अगला क्या कहिएगा। अगला कहता है कॉलम ख से मिलान कीजिए। देखिए, डोडो क्या है? आपको पता होगा कि डोडो जो है ना एक मॉरिशस का विलुप्त पक्षी है, विलुप्त जंतु है। मॉरिशस का विलुप्त क्या है? जंतु है, समझे ना। अब अगला कहता है कि गंगा डॉल्फिन सॉस मतलब कथी है? तो ये पता होगा कि गंगा की विलुप्त हो रही एक स्तनधारी है, गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी जीव है। अगला कहता है कि वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? तो आपको पता होगा कि वाल्मीकि अभयारण्य जो है वहाँ पर बाघ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाघ पाया जाता है। कहता है काजीरंगा अभयारण्य कथी है? काजीरंगा, समझे। तो आप काजीरंगा के एक सींग वाला गेंडा है, एक सींग वाला गांडा। आपकी किताब में सारा बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, समझे ना। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कहता कि फर्न शैवाल जिंको साइकेड ये सब कथी है? तो आप ये सब कहिएगा ये सब विलुप्त हो रहे पौधे हैं। क्या है? विलुप्त हो रहे पौधे हैं। इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको मिलान भी कर सकते हैं, समझे। इसका आंसर ये हो गया, समझे ना। अब आइए अब निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए आप कैसे लिखिएगा। देखिए कहता है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा पर्यावरण में पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का संतुलन एक संतुलन है। यदि इनमें से कोई भी एक घटक की संख्या कम या बहुत ज़्यादा होती है तो पर्यावरण और संतुलन की स्थिति में कोई असामान्य प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है। इस प्रकार जैव विविधता का तात्पर्य है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजाति तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध रखना, समझे। जैव विविधता का तात्पर्य है।
अब कहिएगा, विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत का छठा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। 12 स्थलों में 2 कहाँ स्थित है? भारत में। पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिमी भारत होगा। पश्चिमी क्या होगा यहाँ पर? पश्चिमी भारत। क्या होगा? पश्चिमी भारत। भारत के ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी है, मतलब पैसा से भरपूर है, समझे ना। अब देखिए, कहता कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो आप कहिएगा कि देखिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए कि पर्यावरण घटक का एक घटक जंतु जगत, तो दूसरा घटक क्या होता है? पादप जगत। यानी जानवर हैं, जीव जंतु हैं तभी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तभी जीव जंतु हैं, समझें। तो जंतु जगत सिर्फ और सिर्फ मानव या पर्यावरण को क्षति ही नहीं पहुंचाता है, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो मानव तथा पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं, समझे। और पर्यावरण को संतुलन रखने में जंगलों का एक बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर ही हमारी वायुमंडलीय घटना जो है वो निर्भर करती है। जैसे वर्षा, गर्मी, जाड़ा इत्यादि विभिन्न जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और इतना ही नहीं, सभी जीव जंतु जितने हैं मानव जाति को भी या किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। जैसे ना जाने कितने मछलियां मानव के लिए जल स्रोत को साफ की होगी। मतलब मछली जो होती है वो जल को क्या करती है? साफ करती है। अंततः अपनी जान देकर मानव के पेट की तृष्णा को भी शांत करती है। मेढक यदि नहीं होता तो कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक हो गई होती कि मानव को परेशान करके रख देता। अतः जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अतः जैव विविधता क्या करना चाहिए? बताइए, कीड़ा की जनसंख्या, मकड़ी की जनसंख्या, सब्जी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो जीना हराम हो जाएगा। तो मकड़ी सबको क्या करता है? मेढक ही सबको क्या करता है? खाता है, तो खत्म करता है। अब अगला देखिए, कहता है इसके विनाश के क्या कारण है एवं उसके प्रभाव को लिखिए। कहिएगा जैव विविधता कहता है, कहिएगा जैव विविधता के विनाश के अनेक कारण हैं। बहुत हद तक ये मानवीय क्रियाकलाप दोषी है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन भी दोषी है। परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही दोषी है। और कहिए विनाश के कारणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे देखिए कैसे कैसे विनाश हो रहा है। वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, जहाँ वन रहना चाहिए वहाँ पर लोग कृषि कर रहे हैं। स्थानांतरित का झूमिंग कृषि, यानी झूम कृषि होता है, हमारी दुनिया पर ये होगा। कहता है कि वनों का चारागाह, मतलब वन को क्या करता है? गाय भैंस चरा कर खत्म कर देता है, गाय भैंस चरकर। उसके बाद अतिचारण हो गया, वनाग्नि हो गया, उसके बाद आर्थिक कारण हो गया, समझे। उसके बाद बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना हो गया। ये सब में समझे ना, ये सब में बहुत सारा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, समझे, जैव विविधता का। और भी कह सकते हैं। और कहिएगा घास के मैदान का नष्ट होना, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण का संकट आना, जलवायु परिवर्तन होना। अब इसके प्रभाव देखिए, जैव विविधता के विनाश का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो इस प्रकार है। पहला, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भूमंडल का ताप बढ़ रहा है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कृषि उत्पादन में कमी होती है, जीवों की क्षति होती है, इंसान का या मानव का कार्य क्षमता कम होता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद महामारी होता है, प्राकृतिक प्रकोप होता है, और भी बहुत सारी घटनाएं होते हैं, आप लिख सकते हैं ETC यानी इत्यादि। अब देखिए कहता है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो आप कहिएगा कि रेड डाटा पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है जिसमें संकटाग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और संकट में परे वन प्राणी की स्थिति को 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची को रेड डाटा सूची कहते हैं। यानी वो पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। आशा करते हैं आप यह भी समझ गए होंगे। अब आइए अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो आप कहिएगा जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरियन पक्षी जो होता है ना, साइबेरियन जैसी जगहों से, साइबेरियन पक्षी साइबेरियन जगहों में रहते हैं, वहाँ से निश्चित समय पर उड़कर वहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। चूँकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंडा पड़ जाता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। इसी यात्रा को प्रवास कहते हैं। इस यात्रा को तय करने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। कौन से? साइबेरियन पक्षी, समझे ना। अब अगला देखिए क्या कहता है। कहता है अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है। अपने राज्य के किन्हीं 2 अभ्यारण्यों का नाम लिखें। कहिएगा पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार की कुछ जगहों को संरक्षित किया गया है, समझे।
और क्या कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहाँ जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनके शिकार करना प्रतिबंध होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। इसमें अभयारण्य की परिभाषा लिख देंगे। अब आगे वन्य जंतु के आरक्षित क्षेत्र हुए जहाँ स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, वो राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। हमारे यहाँ जैसे हो जाएगा जैसे हो जाएगा राष्ट्रीय पार्क राजस्थान का हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का हो जाएगा। बिहार राज्य में स्थित अभयारण्य कौन कौन है? वाल्मीकि है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, आप ये लिख सकते हैं। समझे ना, आप पढ़िए, उसके बाद नोट आप अपने से बनाइए, समझे, नोट अपने आप से बनाइए, समझे ना। कहता प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताएं। तो आप कहिएगा बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाली हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्राय शिकार किया जा रहा है। इसके सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ को बचाने के लिए, इसमें वृद्धि करने के लिए एक रणनीति बनाई गई जिसे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। मतलब बाघ को सुरक्षित रखने के लिए एक योजना बनाई गई जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। अगला कहते हैं अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाले क्रियाकलाप की सूची बनाइए। आपके ये घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। जैसे घर के आगे तक चारों तरफ क्यारियां तैयार करेंगे, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा फल के पौधे लगाएंगे, उचित सिंचाई का प्रबंध करेंगे, समय समय पर खाद छिड़काव करते रहेंगे, उसकी पत्ती तथा फूल फल को समय समय पर तोड़ते रहेंगे, इत्यादि करते रहेंगे। आपका यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोट आप अपने से बनाइए, हम बताते हैं कुछ छाँट का आप भी लिखते रहिए। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।